Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Dar-e-Arqam School, Wari Town, Islamabad. Today's training video is about the Scarlet series approach. As we all know that the Scarlet series is a syllabus of playgroup section, or you can call the syllabus for EC section, which is newly introduced by the head office this year. और इस साल हमारे पास स्कारलेट सीरीज जो है वो प्ले ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए आई है और स्कारलेट सीरीज इज अ वेरी डिफरेंट सिलेबस एंड वी कैन से दैट द अप्रोच ऑफ स्कारलेट सीरीज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अप्रोच ऑफ द सिलेबस विच वी वर टीचिंग टू आवर प्ले ग्रुप स्टूडेंट्स प्रीवियसली. इट डजंट मीन्स कि हमारे अल्टीमेट गोल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि हमारे अल्टीमेटली जो प्ले ग्रुप नर्सरी और प्रेप के स्टूडेंट्स के जो अचीवमेंट्स होते थे वो ऑलमोस्ट इस अप्रोच में भी सेम रहेंगे. सिर्फ उनको अचीव करने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज होगा. और आई मस्ट से कि चेंज इज ऑलवेज गुड. चीजें अगर बहुत लॉन्ग टाइम पर एक ही पैटर्न पे चलती रहे तो वो मोनोटनस हो जाती हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाता है और शायद किसी हद तक आप कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाती है. तो स्कारलेट सीरीज एक नई अप्रोच है एंड वी शुड वेलकम दिस अप्रोच ओपन हार्टेडली. और हमें बजाय इसके कि हम इससे फियरफुल हों या हम कुछ फील करें कि ये चीज पॉसिबल नहीं है और हाउ विल वी मैनेज और ये क्या होगा, नो, इट्स नथिंग लाइक दैट एट ऑल. राइट नाउ भी अगर आप थोड़ा सा भी गूगल करें, मीन्स कि आप सर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे कंट्रीज में या इवन एक कंट्री के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेस हैं. बच्चे के अगर ईसी लेवल है तो डिफरेंट अप्रोचेस से बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है, बट अल्टीमेटली जो वो अचीव करते हैं 3 years ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बाद या 4 years ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बाद, वो ऑलमोस्ट उनकी अचीवमेंट जो है वो सेम होती है. क्योंकि किसी भी करिकुलम का जो टारगेट होता है वो तकरीबन सेम होता है. जिस तरह इसकी एग्जाम्पल ये भी ली जा सकती है कि डिफरेंट पब्लिशर्स बुक्स पब्लिश करते हैं. अगर क्लास 1 की इस्लामियात आप 4 डिफरेंट पब्लिशर्स की उठाकर देख लें तो करिकुलम जो उसके अंदर है, जो ऑलमोस्ट उसका एक सिलेबस है, वो चैप्टर्स की लेंथ डिफरेंस हो सकती है, क्वेश्चंस डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट होता है अगर आप उसको कंटेंट का वो एक समरी निकालें तो वो बिल्कुल सेम होती है. ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम यहाँ पर इस ट्रेनिंग के अंदर एक और चीज आप अपने माइंड में रखेंगे कि आप इस ट्रेनिंग में ये सीखेंगे कि स्कारलेट सीरीज की जो सिलेबस है आपने उसको क्या लेके चलना है, कैसे करवाना है, वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है. हर वर्कबुक की, हर बुक की, हर सिलेबस की, वर्कशीट की, जिस चीज के ऊपर हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं उसकी अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है. ठीक है, यानी वो एक जो चीज आपको प्रोवाइड की जाती है, जो मेकर ने उसको मेक किया हुआ होता है, तो उसके पीछे उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो एक्सपेक्टेशंस उसकी वर्कबुक को या उसके वर्कशीट को या उसके काम को देखकर हमने उसको फील करना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है और फिर उसके लिए अपना एक पाथ डेवलप करना होता है. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेल्प कि ये एक नई अप्रोच है, जिस तरह हेड ऑफिस ने भी हमें इसके ऊपर काफी ट्रेनिंग्स दी, वो बेसिक्स हमें प्रोवाइड की, हमें इंट्रोडक्शन दिया उसका. अब उसको आगे मजीद हमने लेके किस तरह से चलना है और हम उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे हासिल कर सकते हैं, इस ट्रेनिंग में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको इसके हवाले से जितना मैक्सिमम पॉसिबल गाइडलाइन अपनी अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन के मुताबिक है वो आपको प्रोवाइड कर सकूं. स्मॉल लेटर्स रिकॉग्निशन इन इंग्लिश लीड्स टू द रीडिंग. डिफरेंस है यहाँ पर एक, पहले से कैपिटल्स थे, अब स्मॉल हो गए. बहुत क्वेश्चन राइज होता है ये, जैसे हमने भी बहुत सारे फोरम स्पेस क्वेश्चन को सुना कि कैपिटल थे तो स्मॉल क्यों हो गए, स्मॉल का ये था, कैपिटल से ये होता था. देखिए, कैपिटल्स की अपनी अप्रोच है. जब आप बच्चे को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करवाते हैं, कैपिटल लेटर से खाते हैं, उसकी अपनी अप्रोच है, उसके अपने तरीकाकार है कि आप वो क्यों सिखा रहे हैं, जैसे हमारे प्रीवियस जो सिलेबस था उसमें था. लेकिन स्मॉल लेटर्स की जो बिल्कुल बेसिक बात सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग में है कि स्मॉल लेटर्स की रिकॉग्निशन हमारे बच्चों को रीडिंग की तरफ लेके जाती है. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैपिटल को इग्नोर कर रहे हैं या वो यूजलेस है. नो, उनकी अपनी वर्थ है, इनकी अपनी वर्थ है. कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स लीड्स टू द एब्स्ट्रैक्ट. अब जो मैथमेटिक्स स्कारलेट इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसमें कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया गया है और ये बहुत वर्दी चीज है. किसी भी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाते वक्त अगर आप उसके कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट को लेके चलें तो वो आपको एब्स्ट्रैक्ट समझने में बहुत आसानी होती है. ये एक छोटी सी टर्म भी यूज की जाती है नए कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए किसी भी लेवल पर
कि इन एजुकेशन इट शुड लीड्स टू कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नॉट फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। अब कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जब हम मैथ्स की बात करेंगे तो हम इसको देखेंगे। उर्दू में भी सेम है। आदेश काल की पहचान जो है वो उर्दू में पढ़ाई में मुआवनत करती है। जैसे इंग्लिश में स्मॉल लेटर्स रीडिंग की तरफ लेके जाते हैं हमें, इसी तरह से आदिश काल की जब हम बच्चों को पहचान करवाते हैं तो वो भी उनकी रीडिंग में हेल्प आउट करता है उनको, क्योंकि जब आप बच्चे को पूरी अशकाल पढ़ा रहे होते हैं तो पूरी अशकाल जो है वो उनको रीडिंग में हेल्प आउट नहीं करते। रीडिंग उनकी तभी डेवलप होती है जब उनकी आदि अशकाल की पहचान होती है। उर्दू जब लिखी जाती है तो उसमें जो उसकी हरूफ तहज्जी की पूरी शक्ल है वो मोल्ड हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसको हम आदि शक्ल या सिरे या इस तरह से मुख्तलिफ नाम जो है वो देते हैं उनको, जब मसवतों से मिलाया जाता है, जो कि पहले हम नर्सरी में किया करते थे। तो ये चीज अब हम स्कारलेट सीरीज के थ्रू प्ले ग्रुप में स्टार्ट करेंगे। और एक और जो न्यू चीज है स्कारलेट सीरीज में, दैट इज रीडर्स। रीडर्स जो है वो एनहांस करते हैं ऑब्जर्वेशन को, थिंकिंग को, विकैबुलरी को, और ये चीज बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करती है। इस ट्रेनिंग में, इस स्लाइड में जो हम डिस्कस करेंगे वो अपने इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स के सब्जेक्ट को करेंगे। रीडर्स के हवाले से ऑलरेडी वीडियोस क्रिएट हो चुकी हैं और उन वीडियोस की जो लिंक्स है वो इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे आपको, अगर आप उनको देखना चाहें। जस्ट हम रीडर्स के हवाले से यहाँ पर इतनी ही बात करेंगे कि रीडर्स का पर्पज क्या है, और उस पर्पज को हासिल करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को रीडर्स उस तरीके से पढ़ाया जाए जिस तरीके से हमें ट्रेनिंग्स में ऑलरेडी गाइड किया गया है। अगर हम उन मेथड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कसूर रीडर्स का नहीं होगा, बल्कि कसूर हमारे मेथोडोलॉजी का होगा। ठीक है, जब भी हम डिजायर्ड रिजल्ट्स ऑब्टेन नहीं कर पाते किसी चीज से तो वहां पे प्रॉब्लम आता है उस पाथ में जिस पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमें अपनी एनालिसिस से उस पाथ को चेंज करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते। ना कोई किताब गलत होती है, ना कोई वर्कबुक गलत होती है, बल्कि डिफरेंस आ सकता है हमारे तरीक़ेकार में, क्योंकि एक ही किताब से बहुत सारे कैंपसेस जो है वो बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, और सेम ही किताब दूसरे कैंपसेस में पढ़ाई जा रही होती है पर वहां पर रिजल्ट्स इतने ब्रिलियंट नहीं होते। था थोड़ा सा मैंने आपको दिया। अब कुछ यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कंटेंट जो वर्कबुक में है। इंग्लिश की वर्कबुक जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले एक नजर आता है जो लेटर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दैट इज द लेटर एस, और वहां पर इंस्ट्रक्शन भी हैं। मैंने ये जनरल पिक्चर्स गूगल से डाउनलोड करके स्लाइड्स बनाई है, मैंने बुक्स वाली स्लाइड यहाँ पर यूज नहीं की। आप जब इस ट्रेनिंग को देखें तो आप कोशिश करें कि आप अपनी बुक्स को सामने रखें। इस वक्त आप अपनी इंग्लिश की वर्कबुक को सामने रखें, प्ले ग्रुप की। देखें आपका लेटर एस है, पूरी इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं हॉलो राइटिंग के थ्रू। ट्रेसिंग और जो पेंसिल ट्रेसिंग है जनरली वो उसमें से आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से आप बच्चे को इस लेटर का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आपने रिकॉग्निशन भी देनी है, आपने उस लेटर की साउंड भी बतानी है, और आपने लेटर एस से स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन जो सुनने में आई मुझे जब मैंने डिफरेंट जगह पर ट्रेनिंग्स अटेंड की हेड ऑफिस की तरफ से, तो वो ये भी थी कि लेटर एस से क्यों स्टार्ट करें, ए से क्यों नहीं स्टार्ट करें, इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरी यहाँ पर एक अपनी वो एक ओपिनियन है जिसको ऑलरेडी हम अपने कैंपस में फॉलो पहले भी कर रहे थे। वो ये है कि हरूफ तहज्जी में और अल्फाबेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता। हमने उसको सीखना होता है तो हम उसको किसी भी ऑर्डर के तहत सीख लेते हैं। अलिफ मदा अलिफ बे पे से शुरू कर लेते हैं, कभी अलिफ अलिफ मदा बे पे से शुरू कर लेते हैं। इंग्लिश में हम ABC से शुरू करते हैं और जी तक जाते हैं, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेटर ऑन जब वर्ड्स बनाए जाते हैं तो कोई ऑर्डर नहीं होता कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। हमें उन वर्ड्स की स्पेलिंग याद करने होते हैं। सो ऑर्डर डजंट मैटर्स। मैटर ये करता है कि किस लेटर से बच्चे को सिखाया जाए। अगर हम रीडिंग की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आसानी होगी। फिर इसी तरह से किस लेटर से बच्चे को सिखाया जाए। अगर हम राइटिंग की बात करें तो उसको लिखने में आसानी होगी। जरूरी नहीं कि ए के बाद बी ही लिखवाया जाए, अगर आप ए के बाद ई भी लिखवा लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर मैटर करता है सिर्फ काउंटिंग में। ठीक है, काउंटिंग में आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस 0 1 2 3 4 5 ये इंपॉर्टेंट है। काउंटिंग अपने सीक्वेंस और ऑर्डर के ऊपर ही चलती है। सबसे पहले लेटर एस की रिकॉग्निशन आपके पास। लेटर एस की साउंड जो है वो आप सिखाएंगे बच्चों को। साउंड्स के लिए आपकी अपनी वोकल क्वालिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी साउंड्स क्लियर नहीं होंगी तो आपके बच्चे की साउंड्स क्लियर नहीं होंगी, और रीडिंग एनहांस करने में, अच्छी रीडिंग डेवलप करने में अच्छी क्लियर साउंड्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। ठीक है, तो साउंड ऑफ द लेटर एस इज। अब यहां पर एक इतना अच्छा रेफरेंस देखें, स्नेक जो यूज किया है, तो स्नेक स्नेक, और स्नेक की अपनी जो साउंड है वो भी उससे भी आता है। रिलेटेबल है, बच्चे रिलेट करते हैं तो चीजें उनको याद रहती हैं। और
एक लेटर की साउंड को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवा के उसको क्लियर करके उसके मास्टरी लेवल पर लेकर जाकर बच्चों को, तो फिर आप नेक्स्ट लेटर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर एक मोंटेसरी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड 3 पीरियड लेसन। अगर आपने ऑलरेडी 3 पीरियड लेसन नहीं इसको पढ़ा हुआ तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करें और कोई भी 3 पीरियड लेसन की छोटी सी वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा 3 पीरियड लेसन क्या होता है। छोटे बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए या फर्स्ट टाइम कोई भी कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए 3 पीरियड लेसन का यूज किया जाता है। आई विल ट्राई कि मैं 3 पीरियड लेसन के ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूं ताकि वो आपको हेल्प आउट करे। कोई भी कॉन्सेप्ट आपने डेवलप करना हो, बस आप अपने माइंड में उसका लेसन प्लान 3 पीरियड लेसन के हवाले से बना ले, तो ये चीज भी आपके बच्चों की जो रिकॉग्निशन, राइटिंग, जो भी आप कॉन्सेप्ट दे रहे हो उसमें बहुत हेल्पफुल साबित होगी। लेटर एस के बाद ए उसके साउंड के साथ आप इसको सिखाएंगे बच्चों को कि ए जो है वो आपका लेटर है। ए के लिए भी हमारी एक्सपेक्टेशन सेम है कि लेटर ए बच्चा रिकॉग्नाइज करे और जहां पर भी वो ए को देखे तो वहां पर वो उसकी साउंड फौरन से बोले, दैट इज ए। अब तक हम अपने बच्चे को 2 साउंड सिखा चुके हैं इन इंग्लिश, ए, ये दोनों साउंड्स है। और जब वो ए पर आए तो उसको भूल नहीं जाना चाहिए, आप उसकी रिवीजन उसके साथ साथ करते रहेंगे से शुरू होने वाले डिफरेंट चीजों से, स्नेक, सन, सॉन्ग, ठीक है। इसी तरह से ए के साथ भी जितने हैं बहुत सारे वर्ड्स आपकी वर्कबुक में भी दिए हुए हैं, पिक्चर्स के साथ दिए हुए हैं। जो पिक्चर्स होती हैं, इलस्ट्रेशंस होती हैं, उनके साथ बच्चे बहुत इजीली चीजों को याद रख लेते हैं। तो आप उनसे रिलेट करके जब उनको उनकी बुक सामने रख के उनके साथ रिलेट करके पढ़ाएंगे तो वो साउंड्स को बहुत ज्यादा जल्दी बहुत अच्छे पास। अब आप देखें कि यहां पर आपके पास 2 लेटर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, यहीं पर आप राइट फ्रॉम दिस पॉइंट कि आप वेट नहीं करेंगे कि पूरी अल्फाबेट आपके बच्चे सीख जाएंगे तो आप रीडिंग स्टार्ट करें। स्मॉल लेटर्स का यही फायदा होता है क्योंकि रीडिंग आगे स्मॉल लेटर से ही आनी है। तो आप अभी से बच्चे को 2 लेटर्स की साउंड जोड़ना सिखा दें। मीनिंगफुल और मीनिंगलेस होने की बात छोड़ दें, क्योंकि मीनिंगफुल और मीनिंगलेस बच्चा वक्त के साथ साथ सीखेगा। हमारे लिए अभी भी उर्दू या इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो मीनिंगलेस हो। मीनिंगलेस से मुराद ये कि हमें उनके मीनिंग नहीं आते होंगे तो हमें लगेगा शायद ये वर्ड गलत है, हम डिक्शनरी कंसल्ट कर रहे होते हैं। कोई भी इंसान किसी भी लैंग्वेज का 100% मास्टर नहीं होता, ठीक। तो ये तो अभी बच्चा है, इसको सिर्फ पता होना चाहिए कि मैं 2 साउंड्स को जोड़ के कैसे वर्ड कैसे बनाऊंगा। जब ये सीख लेगा, वो वर्ड्स बनाना शुरू कर देगा, तो आप समझ लें कि और ऐसे ही आपने इसकी रीडिंग स्टार्ट करवा दी है। इनफैक्ट उसकी रीडिंग फर्स्ट लेटर एस की साउंड के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। यहां पर अब हम इन दोनों साउंड्स को आपस में जोड़ना उन बच्चों को, व्हेन इट कंबाइंस इट बिकम्स सा, ठीक है। तो ये बेसिस थी कि स्मॉल लेटर से आप रीडिंग की तरफ कैसे। जो नेक्स्ट लेटर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है वर्कबुक में वो है आपके पास ठ। टी है, टी की साउंड इज ठ, ठ। यहां पर भी जो एक्सपेक्टेशंस है आपकी, अगर आप अपनी वर्कबुक को बहुत तसल्ली से देखें तो आपको पता चलेगा उसके एक एक वर्ड को तसल्ली से पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस को देखें, अपनी जो भी प्लानिंग आपको उसके साथ प्रोवाइड की जाएगी या प्रोवाइड की गई है उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने इसको करवाना कैसे है। और एक्सपेक्टेशंस यही है कि ठ रिकॉग्नाइज होना चाहिए और ठ की साउंड बच्चों को पता होना चाहिए। नाउ 3 लेटर्स हमारे हो चुके हैं, आ, ठ। इन 3 लेटर 3 लेटर से हम अपना एक वर्ड बिल्ड कर सकते हैं। फिलहाल हमारा एक वर्ड बिल्ड हो सकता है, 3 लेटर का एक वर्ड बिल्ड हो सकता है, ठीक। दैट इज कि आप ज्वाइन कैसे करेंगे, दैट इज दैट इज सैट। जब आप इनको सेगमेंटेड पढ़ेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे तो साउंड विल बी और जब आप इनको कंबाइन करके पढ़ेंगे तो फिर इनकी साउंड एकदम से आपस में मिल जाएगी, सैट, सैट, देन सैट। या अगर आप इसको अगले वाले 2 मिलाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, एट, सैट, ठीक। तो यहां से आपने अपने बच्चे को एक डायरेक्शन दे दी कि वो किस तरह से साउंड्स को मिलाकर वर्ड बना सकता है, ठीक।
अब सैड का मतलब क्या है वो अभी उसके कंसर्न में नहीं है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है या इसका मीनिंग क्या है, उसने तो वर्ड क्रिएट किया। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है कि नहीं ये मीनिंगलेस वर्ड या ये सारा, उसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एक वो जो इसकी एग्जांपल है वो देती हूँ कि जो एक छोटा सा बच्चा होता है जब वो बोलना शुरू करता है तो वो बिल्कुल मीनिंगलेस साउंड्स क्रिएट करता है, और हर बच्चा डिफरेंट मीनिंगलेस साउंड क्रिएट करता है। तो क्या उस वक्त हम अपने बच्चे को मीनिंगलेस साउंड क्रिएट करने से रोक देते हैं कि ये बिल्कुल मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है? या बाज बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा इस तरह के वो पूरी बात करते हैं, पूरे सेंटेंस बोलते, पूरी स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन उनका एक वर्ड नहीं समझ आता। वो उनकी जिस तरह से उनकी टंग होती है उस तरह से बोलते हैं। ग्रेजुअली जब वो बोलते रहते हैं तो वो उसमें क्लियर हो जाते हैं। तो कोई भी चीज अगर स्टार्ट होती है तो वो परफेक्शन से स्टार्ट नहीं होती। यानी पहले दिन अगर आपका बच्चा सैड पढ़ रहा है तो उसने सैड पढ़ लिया है, ये मैटर करता है, उसको समझ आ गई है कि मैंने साउंड 3 लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड कैसे क्रिएट करना है, और ये उसकी बेसिस है रीडिंग की। तो मीनिंगलेस और मीनिंगफुल होना ये बात का कंसर्न है। आप अपने आप को बच्चे के लेवल पे ले जाएं, आपको किसी सैड सेट स्टैंड कुछ नहीं पता और आपने एक वर्ड बनाया, यहाँ पर आपने इसको इस तरह से कंसिडर करना है फॉर सम टाइम। लेटर ऑन आपका बच्चा खुद ब खुद आपसे उन वर्ड्स की मीनिंग पूछेगा और आप उसको बता सकते हैं। हो गया, इसी में आप सैड के साथ एट भी कर सकते हैं। एट ये भी एक वर्ड है, तो फौरन से उसको मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है उनके। नेक्स्ट इज आई, एह, साउंड ऑफ आई इज एह। उसके लिए भी सेम एक्सपेक्टेशन है जैसे हमारी पहले लेटर्स की थी कि हमने उसकी रिकॉग्निशन और उसकी साउंड और उसकी फॉर्मेशन जैसे वर्कबुक से हटकर इनकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस रफ शीट्स के ऊपर, ब्लैक स्लेट्स के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी करवाई जा सकती है ताकि बच्चा उस चीज में करता रहे। नेक्स्ट हमारा लेटर जो वर्कबुक के अकॉर्डिंगली दैट इज एन। द साउंड ऑफ एन इज हमें की साउंड, की रिकॉग्निशन और की फॉर्मेशन अपने बच्चे को सिखाना। नेक्स्ट लेटर इज फ। यहां पर भी एक्सपेक्टेशन ऑन द वर्कबुक जो स्कारलेट सीरीज की है सेम है कि फ शुड बी रिकग्नाइज्ड, द साउंड ऑफ फ शुड बी क्लियर टू द स्टूडेंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ फ शुड बी क्लियर। अब बात आ जाती है वर्ड बिल्डिंग की। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगी कि जो अप्रोच है, ये जो सारे लेटर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि ये लेटर्स बच्चों को हमने सिखाए, इनकी अप्रोच क्या थी। क्योंकि बेसिकली हमारे माइंड में सबसे पहला सवाल तो ये आता है ना कि इसका क्या फायदा, इससे क्या होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इससे जो होगा वो ये था। बेशक ये आपकी वर्कबुक में नहीं भी गिवन, बट एक्सपेक्टेशन यही है। आप इन लेटर्स के फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, नोटबुक पे अपने बच्चों को दे सकते हैं बड़ा सा लिखकर, या एवियर्स के लिए चार्ट्स पर लिखकर अपने बच्चों को रीडिंग करवा सकते हैं। रट्टा नहीं लगवानी, बल्कि आपने अपनी प्रीवियस जिस तरह से आप अपने बच्चों को साउंड साथ जोड़ते गए हैं। मैंने तो इसको स्लाइड को बिल्कुल एंड मतलब इंग्लिश की लास्ट स्लाइड्स में इन लेटर्स को इकट्ठा आपके सामने शो किया है। आपको जहां लगे कि अब ये 2 या 3 लेटर्स ब्लेंड होकर एक वर्ड बना रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को वो वर्ड बनवाएं ताकि वो हैबिचुअल हो जाए और वो अपने तौर पर 2-2, 3-3 लेटर्स को जोड़ जोड़ के वर्ड्स को बनाना शुरू कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने जो कुछ वर्ड्स लिखे हैं उनमें मीनिंगफुल वर्ड्स को ही प्रेफर किया है। तो अगर आप देखें कि जितने लेटर्स हमने पढ़ लिए तो उससे हमने ये चंद जो मैंने आपके सामने क्रिएट किए एग्जांपल के तौर पर, आप इससे ज्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बिकॉज दे आर फैमिलियर विद द साउंड्स। तो अगर आप समझते हैं कि जी आपने अपने बच्चों को इनकी साउंड बिल्कुल सही क्लियर किए, तो जैसे ही आपका पॉइंटर इस लेटर पे जाएगा तो आपके बच्चों को बोलना चाहिए क्या, फ, ए, ये आपके बच्चों को बोलना चाहिए। और अगर आपके बच्चे ये नहीं बोल रहे, आपने उनको गाइड किया, पूछा, फिर भी वो ये साउंड्स नहीं बता रहे, इट मीन्स दैट कि यू शुड मूव बैक टू द लेसन्स जो आपने प्रीवियसली पढ़ाए हैं। अभी बच्चों को कुछ साउंड्स में कंफ्यूजन है और वो साउंड में आप अभी तक इतने परफेक्ट नहीं हुए, आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो वर्कबुक बनाने वालों की नहीं है, बल्कि बीइंग ए टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चे इन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर लें। सेम तरह से नेक्स्ट वर्ड है, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। फ, ए, पेन। ठीक है, फ, एट, फ, एट, फैट, ए, थ, इट, सिट, थ, ए, थ, थ, ए,
मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे इन वर्ड्स को पढ़ के बता दिया कि किस तरह से आपके बच्चे इस चीज को करेंगे। तो ये वो रीडिंग की फाउंडेशन थी। अब जहां भी वो इस तरह के छोटे छोटे 3 लेटर के वर्ड्स देखेंगे, इवन 4 लेटर्स के भी देखेंगे, तो वो उनको आपस में ज्वाइन करने की कोशिश शुरू कर देंगे। उनका एफर्ट शुरू कर देना आपकी अचीवमेंट है। इस स्टेज पर अगर बच्चे इन वर्ड लेटर्स को जोड़ जोड़ के वर्ड्स बनाने की एफर्ट करते हैं, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन जो मर्जी बनाते हैं, वो पैट को पैट नहीं भी कह सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो पैट से मिलता जुलता भी कोई वर्ड कह देते तो वो आपकी अचीवमेंट है। क्योंकि अगर उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा बोलना सीख लिया, टेढ़ा मेढ़ा मिलाना सीख लिया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो परफेक्टली भी मिलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम मैथमेटिक्स की तरफ मूव करेंगे। मैथमेटिक्स में अगर आप अपनी वर्कबुक्स ओपन करेंगे तो आपके सामने आएगा कि इस दफा इंट्रोडक्शन है हमारे पास 3D शेप्स का। 3D शेप्स से मुराद है 3 डायमेंशन शेप्स। 3 डायमेंशन शेप्स वो होती हैं जो हम अपनी रियल वर्ल्ड में देखते हैं। पहले जो इंट्रोडक्शन करवाया जाता था वो शेप्स का वो होता था हमारी 1D शेप्स, यानी कि 1 डायमेंशनल, लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये सारी चीजें। तो होता ये था कि जो बच्चे परसीव कर रहे होते थे, जो उनका कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट था, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट वो था जो अपने इर्द गिर्द वो देख रहे हैं, जिसको वो महसूस कर रहे हैं, वो 3D शेप्स का था। लेकिन जो वो पढ़ रहे होते थे वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें पढ़ रहे होते थे, काइंड ऑफ, जिनको हम कहते हैं कि 1 डायमेंशनल। हम बेसिकली आप कह सकते हैं कि हम यानी कि आसान अल्फाज में, इट्स नॉट मैथमेटिकली दैट मच ट्रू, बट आप इजी वर्ड्स में कह सकते हैं कि हमारी जो वर्ल्ड है वो 3 डायमेंशन वर्ल्ड है। ऑल्दो इट्स नॉट 100% लाइक दैट। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं कि दुनिया गोल है, जमीन गोल है पहले, तो उस तरह से आप इस चीज को ले सकते हैं कि 3 डायमेंशन अंडरस्टैंड करना हमारे बच्चों के लिए सबसे आसान है। 3D शेप जो इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं वो उनकी इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो उनको हेल्प आउट करती हैं चीजों को अंडरस्टैंड करने में और बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करने में, और फिर वो 3 डायमेंशन शेप्स को बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं 1 डायमेंशन शेप्स के साथ। ठीक है, और पिक्चर्स ऑफ 3D शेप के साथ जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएं तो पिक्चर नहीं, क्योंकि 3D शेप की जो पिक्चर भी होती है वो होती तो बिल्कुल फ्लैट है ना, यानी कि वो 3D फॉर्म में तो नहीं आपके हाथ में आ रही थी, आप उसकी 3, 4, 5 साइड्स को तो फील नहीं कर रहे होते। लिहाजा आपके लिए जरूरी है कि आप बच्चे को उसका रियल ऑब्जेक्ट भी दें। आपकी क्लास में बगैर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल खरीदे भी मौजूद होता है। सबसे पहली एग्जांपल है क्यूब शेप की। जो क्यूब होती है, क्यूब के लिए क्यूब्स वुड के बनवाए भी जा सकते हैं, मटेरियल भी होता है मोंटेसरी का, उसमें भी मिलते हैं। लेकिन अगर नहीं भी मिलते तो कोई भी गत्ते का डब्बा ही आप ले सकते हैं, कैंडीज का खाली बॉक्स हो सकता है, कोई शू बॉक्स है, कोई गिफ्ट बॉक्स ऐसा हो सकता है जो क्यूब के शेप का हो, क्यूबॉइड की शेप का ना हो। क्यूब वो होता है जिसके चारों साइड्स, मतलब हर फेस के चारों साइड जो है वो बराबर होते हैं। तो आप बच्चे को उस क्यूब को दें, उसके देन आप उसको कहें कि देखें ये उसके जो फेसेस हैं वो उनको फील करे, उसके कॉर्नर्स को फील करे, उसके ये लाइंस इनको फील करे। ये उसके क्यूब की इंट्रोडक्शन हो गई। तो ये अब जहां भी वो इस तरह की कोई शेप देखेगा तो वो इमीडिएटली उसको स्क्वायर नहीं बोलेगा, जैसे पहले हमारे बच्चे डब्बा देख के स्क्वायर बोलते होते थे, क्योंकि वो उनको तो स्क्वायर ही लगता था पिक्चर में और जिस तरह वो देखते थे। तो बेसिकली दैट इज क्यूब, और वो क्यूब को फॉरन। नेक्स्ट शेप है हमारे पास क्यूबॉइड्स की। क्यूबॉइड्स बहुत सारे होते हैं। क्यूबॉइड्स चूंकि रेक्टेंगल की ही 3 डायमेंशनल शेप है, जिसमें 2 आमने वाली साइड जो है बराबर होती है। आप देखिए हर क्यूबॉइड के ऊपर जो भी उसका फेस है, तो उसकी 2 जो आमने सामने वाली साइड्स हैं इस तरह से वो आपस में इक्वल हैं। तो ये सारे जो हैं क्यूबॉइड्स हैं। आपकी बुक क्यूबॉइड है, जो शू बॉक्स होता है वो अक्सर क्यूबॉइड शेप में होता है। इसके अलावा जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो क्यूबॉइड शेप में होता है मोस्टली। इस तरह की और बहुत सारी चीजें जो रियल लाइफ में आपको क्यूबॉइड शेप में लगेंगी, तो वो आप अपने बच्चों को दिखाएंगे कि ये सारी जो शेप्स हैं ये क्यूबॉइड है। मोंटेसरी मटेरियल में भी जो हमारी ब्रॉड स्टेयर्स आती हैं वो क्यूबॉइड शेप में होती हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट 3D शेप में एक कोन की शेप इंट्रोड्यूस करवाई गई है। तो कोन की भी रियल लाइफ एग्जांपल बहुत ज्यादा है। आप उसको कोई शेप अगर कुछ भी नहीं मिलती तो ये देखें, जो हमारे पास ये हैट है, बर्थडे कैप है, ये इजली स्टेशनरी शॉप पे अवेलेबल होती है। जो आइसक्रीम कोन शेप में होती है, ये कुछ मटेरियल होता है बच्चों के खेलने के लिए। तो ये सारी कोनिकल शेप्स है। तो ये आप अपने बच्चों को कोन शेप से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और जब आप आइसक्रीम से रेफरेंस देंगे तो वो उसको फौरन से बोलेंगे कोन आइसक्रीम। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि बेटा इसको कोन आइसक्रीम क्यों कहते हैं, इसका नाम तो कोन आइसक्रीम नहीं है ना, आइसक्रीम का तो कोई और नेम है, कोई फ्लेवर होगा, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, क्रीम है, जो भी है, लेकिन इसकी शेप कोन की तरह। और ये इसके देखें, इसका 1 फेस होता है इस तरह से ऊपर, देन ये इसका ये एक जो है ये एज है, और एक ये जो है वो रोल करती है। इसको आप सिर्फ एक साइड से खड़ा कर सकते हैं, दूसरी साइड से नहीं खड़ा होती। डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आप उनको दें, उनको फील करने के लिए दें, तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। आई थिंक एक और शेप है स्फेयर की, वो इंट्रोड्यूस करवाई है। तो ये 3D शेप जो है
इनको इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये है कि जो बच्चे का ब्रेन होता है वो फिर उस ट्रैक पे चलना शुरू कर देता है कि वो अपने इर्द गिर्द की चीजों को ऑब्जर्व करता है। यानी जब उसको कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट मिलते हैं, अपने इर्द गिर्द की दुनिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसको मिलते हैं, तो फिर वो उनके बारे में सोचना, सर्च करना और उनको फील करना, ऑब्जर्व करना और अपने माइंड में उनको बिठाना शुरू कर देता है। यानी फिर वो ये नहीं समझता कि किताब एक अलग दुनिया है और जिसमें मैं रहता हूँ ये अलग दुनिया है। जब मैं इस दुनिया में होता हूँ तो उसका किताब से कोई ताल्लुक नहीं है, और जब मैं किताब में होता हूँ तो उसका बाकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। एजुकेशन बेसिकली ये नहीं होती कि किताब एक अलग वर्ल्ड है, स्कूल एंड टीचिंग इज समथिंग डिफरेंट, और जो आपका बच्चा रहता है दुनिया में वो समथिंग डिफरेंट नहीं, उसको रिलेट करता है और उसमें रहना सिखाता है। दैट इज एजुकेशन। ठीक है, तो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट काउंटिंग से पहले कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है स्कारलेट सीरीज में, दैट इज काउंट द ऑब्जेक्ट्स। काउंट द ऑब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप काउंटिंग के जो वो है नंबर्स 1 2 3 या 0 1 2 3 4 5 till 9, अगर आप उनकी रिकॉग्निशन से पहले बच्चे को काउंटिंग सिखा दें, उसको नहीं भी पता ना कि 2 कैसे लिखते हैं, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि 2 होता कितना है, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट। 2 लिखते कैसे हैं, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, कि जब अगर बच्चे को पता ही नहीं कि 1 है क्या, 2 है क्या, 3 है क्या, 4 है क्या, बट वो उनको राइट कर रहा है, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट फॉर हिम। उसके लिए कॉन्क्रीट तब होगा जब उसको पता होगा कि ये 1 और 2 ये इतने हैं। ठीक है, तो नंबर रिकॉग्निशन से पहले अगर हम उसकी फाउंडेशन बना दें, हम उसको उसका यूज सिखा दें, जिसको हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं, कि उसकी एप्लीकेशन सिखा दें, तो बच्चे के लिए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना जरूरी है। फिर जब वो 2 लिख रहा होगा, 3 लिखेगा, 4 लिखेगा, तो उसका माइंड एक इमेज क्रिएट करेगा जिसमें 2 चीजें, 3 चीजें और 4 चीजें आ रही है। उसको पता होगा कि ये 2 क्या है, ये 3 क्या है, ये 4 असल में क्या है। तो इस चीज को आप बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ना लें, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के तौर पे लें और अपने बच्चों को काउंटिंग के लिए डिफरेंट चीजें प्रोवाइड करें। जरूरी नहीं कि आप स्पेशल मटेरियल ही परचेज करें, आप उनसे पेंसिल्स काउंट करवा सकते हैं, कलर्स काउंट करवा सकते हैं, रेजर्स, शार्पनर्स, चेयर्स, टेबल्स, स्पून्स, प्लेट्स, ग्लास, ये सब चीजें आपके स्कूल में, आपके क्लासरूम में इजीली अवेलेबल है, लेकिन उनकी हैबिट होगी वो काउंटिंग करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास पार्किंग एरिया है और स्कूल के अंदर है, बाइक्स काउंट करवा सकते हैं, साइकिल्स काउंट करवा सकते हैं, कोई भी चीज आप उनको कहीं भी जाकर प्ले टाइम में भी, तो ये उनकी यानी चलते फिरते हंसते खेलते, और आप अपने पीटीए पर पेरेंट्स को भी बताएं कि आप इनसे डिफरेंट चीजें घर में काउंट करवाया करें, और किसी भी चीज का नंबर जो है वो 5 7 8 या मैक्सिमम 9, अगर आपको लगे आपके बच्चे बहुत एक्सपर्ट होंगे, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और चीजें थोड़ी सी बड़ी आपस में से डिफ्रेंशिएट होने वाली, बहुत क्लोज और कंजेस्टेड और छोटी छोटी नहीं देंगे आप उनको, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी वो थोड़े छोटे हैं और वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। लेटर ऑन तो वो बहुत छोटी छोटी चीजें भी काउंट कर लेंगे। तो वर्कबुक की जो चीजें वो भी आप देखेंगे कलरफुल क्लियर बने हुए इमेजेस सारे, तो आपने उसको बिल्कुल तसल्ली से 1 2 3 आप उनको काउंटिंग करवानी है। देखिए यहाँ पर इस इमेज में एक और आपके पास आइडिया है कि आप फिंगर से उनको काउंट करवा सकते हैं, डिफरेंट चीजों से काउंट करवाएं ताकि वो इस चीज को एंजॉय करें। देन नेक्स्ट इसी स्कारलेट की नेक्स्ट टर्म में आपके पास जो है वो नंबर्स की जो शेप्स है वो भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, तो फिर आपके बच्चों को वो रिकग्नाइज करना और याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। तो काउंटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड बिफोर गिविंग द नंबर रिकॉग्निशन यू शुड स्टार्ट विद द काउंटिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये हो गया हमारा मैथमेटिकल अप्रोच। अब हम बात करेंगे उर्दू की। जैसे पहले भी कहा कि उर्दू में हमारे पास आदि इश्काल है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम बे की बात करते हैं, ये इमेजेस मैंने वर्कबुक से ही लिए हैं, बे की आदि शक्ल, और आप यहाँ बच्चे के साथ रिलेट करेंगे। ये देखें, ये है बिल्ली, और बिल्ली में ये आपको क्या नजर है, जिसके नीचे एक नुक्ता होता है वो क्या होती है, बे। तो आप देखें जहां भी रुफ़े तर्जीम में जहां जहां बे अपना सिरा कहीं से मिलाएगी और एक लफ्ज बनेगा, तो आपको उसके नीचे एक ही नुक्ता नजर आएगा। तो एक नुक्ता किसके नीचे होता है, बे के नीचे। तो ये फाउंडेशन है रीडिंग की। अब उसने जब बे का सिरा पहचानना शुरू कर दिया बच्चे ने, तो वो रीडिंग की तरफ मूव करना शुरू हो गया। नेक्स्ट है हमारा पे, प पत्ता, प पंखा, प पतंग, बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग माशाल्लाह बीइंग अ टीचर ऑफ प्ले ग्रुप बहुत ज्यादा जानते हैं मुझसे इस हवाले से, और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो प के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, 3। जहां 3 नुक्ते नीचे होंगे वो क्या होगा, प। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है से, सा वो नहीं इंट्रोड्यूस करवाएगी, शायद इस वजह से कि 3 नुक्तों से बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, वो लेटर ऑन हो जाएगी। जब ये बच्चे याद कर लेंगे तो फिर उनके लिए मजीद इंट्रोडक्शन करना या लर्न करना मुश्किल नहीं होगा। अगला लफ्ज है हमारे पास त, तलवार। त के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। अब जहां सिरे में देखिए इस तरह से सिरा होगा, ऊपर 2 नुक्ते होंगे, वो क्या होगा, त के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, त तलवार, त तितली। ठीक है,
ये एग्जाम्पल के तौर पे आगे मैंने इस तरह से टे से ट, टोपी, ट, टॉफी, उसके ऊपर छोटी सी तोएं होती है। ये हॉलो राइटिंग के लिए, इसमें आप बच्चे के फिंगर फिराकर इस तरह से मूव करके, यूं मूव करके आप उसको सही ऊपर डॉट से शुरू करके एरो से नीचे की तरफ लेकर आएंगे, देन अगेन डॉट से शुरू करके नीचे की तरफ लेकर आएंगे। ठीक, अपनी सुपरविजन में करवाएंगे स्टार्टिंग में, ताकि बच्चे इसमें मिस्टेक ना करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये इंट्रोडक्शन अभी नहीं है वर्कबुक में, बट स्टिल मैंने आपके साथ कर दी। अगर आप अपने, क्योंकि ये अगर आप अपने प्रॉपर तरीके से बच्चे को सपोर्ट के साथ लेके चलेंगे तो वो बहुत जल्दी इनको रिकग्नाइज कर लेगा। बच्चों की लर्निंग पावर और याद रखने की, मेमोराइज करने की पावर्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू इनको या पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बनाकर अपने बच्चों को ये इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ज की आधी शक्ल कैसे होती है, च की कैसी होती है, ह की कैसी होती है, ह की कैसी होती है, आप उनको ये इंट्रोडक्शंस दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लेटर हमारी वर्कबुक में है वो जो है वो है दाल। दाल, यहाँ पे आप बच्चों को बता सकते हैं कि ये जो दाल है ये जिस भी लफ्ज में आएगा दाल ही आएगा पूरा, इसकी कोई आधी शक्ल नहीं होती, ये हमेशा दाल ही रहता है। इसी वजह से इसको शरारती हरफ में भी काउंट किया जाता है, जो 9 शरारती हरूफ है उर्दू के। तो आप यहाँ पर वो चीज भी दे सकते हैं। शरारती वर्ड है, बच्चों के लिए फेमिलियर भी होता है, वो उसको बड़ा इंजॉय करके लर्न करते हैं, क्योंकि ये ना तो किसी लफ्ज से मिलता है। अभी बच्चे छोटे, आप उनको ये नहीं बता सकते किस लफ्ज से मिलता है नहीं मिलता, वो उनको नहीं पता, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि जैसे ब जो है उसने अपनी शक्ल आधी कर ली थी, प ने कर ली थी, ता ने कर ली थी, दाल ऐसा नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा दाल भी ऐसा नहीं करता। इस तरह के और बहुत सारे अल्फाज हैं जो आप उनको वैसे एक नो हाउ बेसिकली दे सकते हैं, अपनी क्लास में डिस्प्ले कर सकते हैं कि ये जो अल्फाज हैं ये शरारती हैं, ये अपनी शक्ल नहीं बदलते। वो बार बार देखने से बच्चे के जहन में बैठ जाएगा, वो जहां उनको देखेगा उसको पता चलेगा अच्छा ये शरारती हर्फ है, ये अपनी शक्ल नहीं बदलने देता, ठीक है, अपने आगे किसी लफ्ज को नहीं आने देता। इसी तरह से कलीदी अल्फाज है, इसके ऊपर भी के मतलब प्ले ग्रुप के बच्चे को सिखाना ये बहुत आसान है। प्ले ग्रुप के बच्चे को सिखाना ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने आपको कहा कि बच्चे बहुत जल्दी याद रख लेते हैं, तो बच्चे के लिए ये एक ये नहीं है, ये उसके लिए एक एंटिटी है, एक चीज है जो उसने याद रखनी है। जैसे वो पहचानता है कि ये दरवाजा है, ये चेयर है, ये फलां चीज है, ये पेप्सी की बोतल है, ये मरिंडा है। अब वो पेप्सी को क्या उसने फोनेटिकली पढ़ा कि ये पेप्सी है? नहीं, उसको पता है कि इस शेप की ये जो ब्लैक कलर का अंदर लिक्विड होगा पेप्सी है। आप उसको पेप्सी और कोका कोला दें और आपने उसको बताया वो पहले कि ये पेप्सी और कोका कोला है, दोनों ब्लैक है, दोनों सेम है, वो बॉटल की शेप से डिफरेंशिएट कर लेगा, ये पेप्सी है, कोका कोला है, ये मरिंडा है, ये स्प्राइट है, ये 7 अप है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वो उसको एंटिटी के तौर पर उसकी शक्ल को याद रख लेते हैं। तो ये कलीदी अल्फाज जो 2, 4, 5 इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं वर्कबुक में, इनका मकसद भी ये है कि बच्चे इनको इनकी शक्ल से पहचान लें। तो आपने जब बार बार फ्लैश कार्ड के जरिए एक वक्त में एक लेटर शो करें, अगर आप इकट्ठे पूरे पेज पे 4-5 लेटर शो करेंगे तो फिर बच्चा उनको मिक्स कर देगा। ठीक है, एक वक्त में एक लेटर शो करें और अपने बच्चों को दिखाएं कि ये है। इसी तरह से नेक्स्ट है वो, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपने उनको देखकर पहचान करवानी है, ताकि जहां भी अल्फाज वो लिखे हुए देखें, चाहे वो उनकी बुक नहीं भी है, तो फौरन से उनको पहचान लें। ठीक है, ये हमारी आज की कंप्लीट स्लाइड्स थी स्कारलेट सीरीज के हवाले से। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई रिजर्वेशन हो उसके हवाले से, या इवन आपका कोई इख्तलाफ हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर शेयर करें, ताकि अपनी इस ट्रेनिंग अप्रोच को जो हमने अपने स्कूल के लिए शुरू किया, हम इसको मजीद बेहतर बना सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर।